क्वार्टर वन रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब विनर्स और लूजर्स दोनों क्लियर हो गए हैं। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 स्टॉक्स जिन्होंने निफ्टी 500 यूनिवर्स में अपने रेवेन्यूज में मैसिव जंप दिखाया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रोथ कैसे कैप्चर हो गई और क्या ये दूसरे पैरामीटर्स में भी ग्रो हुए हैं या नहीं। कुछ केसेस में ग्रोथ क्लियरली नजर आती है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिल सके। बिना देरी के चलिए अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करते हैं। शाले होटल्स, जो इंडिया भर में हाई एंड होटल्स का ओनर, डेवलपर, एसेट मैनेजर और ऑपरेटर है और होटल लेड मिक्स्ड यूज डेवलपर भी। और ये सिर्फ एक होटल बिजनेस से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में होटल्स और रिजॉर्ट्स ने लगभग 87% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट किए, मेनली रूम रेंटल्स, फूड एंड बेवरेजेस एंड अदर सर्विसेज से। प्रॉपर्टीज मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, एनसीआर, गोवा और ऋषिकेश में हैं। इनके पास लगभग 11 होटल्स, 3,351 रूम्स और 11 ब्रांड्स हैं। शाले ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कि मैरियट, एक्कोर और हयात के साथ पार्टनर करता है अपने होटल्स ऑपरेट करने के लिए। होटल्स के साथ साथ कंपनी अपने कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को लीज करके स्टेडी इनकम भी कमाती है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 11.2% रेवेन्यूज था। 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट का ग्रेड ए ऑफिस स्पेस है, जिसमें 70% से ज्यादा लीज्ड है। ये सेगमेंट स्टेबल कैश फ्लोज देता है और हॉस्पिटैलिटी की साइक्लिकल नेचर को बैलेंस करता है। मॉडल का तीसरा हिस्सा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट नहीं करता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में रिजल्ट्स दिखने लग गए। बेंगलुरु के कोरमंगला प्रोजेक्ट में शाले ने अपनी ज्यादा इन्वेंट्री सेल कर दी और रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में स्टार्ट हुआ, जिसने बिजनेस में सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को ऐड किया। यही सेगमेंट इनकी रेवेन्यू जंप के लिए अकेला रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जानते हैं, शाले होटल्स ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 895 CR रहा, 148% ईयर ऑन ईयर अप, और नेट प्रॉफिट 203 CR, 233% ईयर ऑन ईयर अप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 357 CR तक बढ़ा, मार्जिन्स 40% पे, जो मेजरली इसलिए हुआ क्योंकि इनकी ग्रोथ का सिग्निफिकेंट हिस्सा आया रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विवेरिया कोरमंगला की रेवेन्यू रिकॉग्निशन से, जो पहले बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता था और क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू का 48% बन गया। और मैनेजमेंट ने कमिट किया है कि इसी प्रोजेक्ट का रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्वार्टर 2 में भी होगा। इस वन ऑफ को एक्सक्लूड करने पे हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल एन्युटी बिजनेस ने रेवेन्यू में 27% और एबिटा में 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई, जो कोर पोर्टफोलियो में स्टेडी डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। इनकी हॉस्पिटैलिटी को हेल्दी ऑक्यूपेंसीज, रूम रेट्स में 17% तक जंप और स्ट्रॉन्ग फूड एंड बेवरेज रेवेन्यूज का फायदा मिला। कमर्शियल रेंटल पोर्टफोलियो 100% ग्रो करता रहा, और अगर कंपनी के रियल एस्टेट रेवेन्यूज को रिमूव करें तो टोटल रेवेन्यू में इसका शेयर भी बढ़ा। मैनेजमेंट ने नोट किया कि एसेट ओनरशिप, हॉस्पिटैलिटी और एन्युटी इनकम में डाइवर्सिफिकेशन और मेजर्ड ग्रोथ अप्रोच ने इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया। हाँ, रेजिडेंशियल कंट्रीब्यूशन नॉन रेकरिंग है, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है कि अंडरलाइंग हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल बिजनेसेस कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते रहेंगे। ग्रोथ की वजह से कंपनी की कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में 37% की हेल्दी ग्रोथ आई। और मैनेजमेंट क्यों एक्सपेक्ट करता है कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू होगी? चलिए देख लेते हैं। मैनेजमेंट का एम है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5000 रूम मार्क क्रॉस कर लेंगे। वो ये बिलीव करते हैं कि 10% और एक्चुअली डबल डिजिट रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम ग्रोथ नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए काफ़ी लाइकली है। और मैनेजमेंट ने क्वार्टर 4 में कहा था कि वो नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर्स में कमर्शियल इन्वेंट्री का फुल पोटेंशियल रीच करने में कॉन्फिडेंट है और आने वाले क्वार्टर्स में लगभग 90% ऑक्यूपेंसीज तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। लगभग 31% प्रोमोटर शेयर्स प्लेज्ड हैं और कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले काफी लोअर ROE बनाती है। ये था शाले होटल्स। अब चलते हैं आज के अपने सेकंड स्टॉक पर, जो कि है
नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी अपने एआई बिजनेस और डेटा सेंटर बिजनेस में लोकलाइजेशन के टेलविंड्स राइड कर रही है। ये मल्टीपल सर्विसेज में एंगेज्ड है, जिसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इसका कोर बिजनेस है। ये कंपनी की सबसे एस्टैब्लिश लाइन है जो लगभग 35.5% टोटल रेवेन्यू लाती है और 54% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही है। ये वही सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनके बारे में आप सुनते हैं, जो रिसर्च लैब्स, डिफेंस प्रोग्राम्स और डेटा इंटेंसिव एंटरप्राइजेस में डिप्लॉय होते हैं। ये सर्विसेज लीडिंग एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एनएमडीसी डेटा सेंटर द्वारा यूज की जाती हैं। इनका सेकंड बिगेस्ट रेवेन्यू सेगमेंट है प्राइवेट क्लाउड और हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्ट्रीम रेवेन्यू का 35.2% कंट्रीब्यूट करते हैं और साल भर में 51% बढ़ी। यहाँ नेटवेब यूनिफाइड प्लेटफॉर्म शिप करता है जो कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग को एक सिंगल स्टैक में फोल्ड करते हैं प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड्स के लिए। ये बिजनेस इंडिया के डेटा सेंटर बिल्ड आउट लोकलाइजेशन रूल्स से पार्ट है। अगला इनका एआई बिजनेस। इस हिस्से ने 14.8% डिलीवर किया, पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज्यादा। नेटवेब के जीपीयू डेंस सिस्टम्स और 50+ वर्कस्टेशन मॉडल्स की स्टेबल लाइन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जेनरेटिव एआई को टारगेट करती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में Skylus.ai का लॉन्च भी हुआ, एक प्लेटफॉर्म जो जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी स्टैंड अप करने में मदद करता है। सब मिलाकर नैरेटिव क्लियर है, 3 पिलर्स हैं। HPC, प्राइवेट क्लाउड HCI और AI सिस्टम्स मिक्स का लगभग 70% कैरी करते हैं और नेटवेब का एज डिफाइन करते हैं। कलेक्टिवली सब सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में फाइनेंशियल्स में भी अच्छी ग्रोथ दी। नेटवेब ने साल की एक्सीलेंट शुरुआत की। रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर डबल होके 301 CR पर। ये ग्रोथ AI, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी कि HPC और प्राइवेट क्लाउड सॉल्यूशंस के स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मिक्स द्वारा बैक थी, जो हम पहले देख चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 125% ईयर ऑन ईयर जंप करके 45 CR पर आ गया। मार्जिन 15% यानी कि 200 BPS अप तक इम्प्रूव हुए। नेट प्रॉफिट भी डबल होके 30 CR हो गया, जो दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ सिर्फ टॉप लाइन पर नहीं, सॉलिड बॉटम लाइन परफॉर्मेंस में भी ट्रांसलेट हो रही है। क्वार्टर का हाईलाइट एक लार्ज AI ऑर्डर का एग्जीक्यूशन था डिफेंस सेक्टर में, जिसने ना सिर्फ रेवेन्यूज बूस्ट किए बल्कि नेटवेब की पोजीशनिंग को मिशन क्रिटिकल हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स में शोकेस भी किया। AI सेगमेंट 300% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ और अब लगभग 1/3 रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करता है, जो दिखाता है कि गवर्नमेंट और एंटरप्राइज कस्टमर्स दोनों में अडॉप्शन एक्सेलरेट हो रहा है। साथ ही Skylus.ai नेटवेब का GPU ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन गेन करता रहा और नए डील्स का इंटीग्रल हिस्सा बन गया। गवर्नमेंट ऑर्डर्स ने Q1 में लगभग 60% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट किए, जबकि एंटरप्राइज अडॉप्शन ने स्केल और डाइवर्सिटी ऐड की। लेकिन यहाँ कुछ चीजें देखने लायक हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स इनकी सेल्स का 30% बना और फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 100% स्पाइक हुई। दूसरा, इनके नेट प्रॉफिट से कैश फ्लो कन्वर्जन बहुत लो रहा और फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने कैश फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव जनरेट किए। पिछले 5 सालों में इनका नेट प्रॉफिट टू CFO कन्वर्जन का मीडियन 0.23 पर खड़ा रहा। मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल नहीं रही। हालांकि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट कुछ सालों में टॉप लाइन ग्रोथ 35 से 40% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR तक अचीव करेंगे। AI सेगमेंट को मेजर ग्रोथ इंजन माना जा रहा है, जिसका टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 26 में 20% तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है और हो सकता है 22% तक भी। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 30 जून 2025 तक के लिए नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने अपना ऑर्डर बुक लगभग 230 CR रिपोर्ट किया। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि इसका L1 यानी कि ऑर्डर्स मिल गए पर अभी ऑर्डर बुक में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इसी क्वार्टर के लिए 460 CR था। ऑर्डर बुक और L1 का कंबाइंड वैल्यू लगभग 600 CR से 700 CR के बीच इंडिकेट किया गया। और रिसेंटली इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ AI इंडिया मिशन के अंडर 1734 CR का AI इंफ्रास्ट्रक्चर डील अनाउंस किया, जो फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू का लगभग 151.35% है।
और ये लाइकली है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लास्ट क्वार्टर से फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट हाफ के बीच एग्जीक्यूट हो। इंडिया एआई मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसका एम एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई इकोसिस्टम बिल्ड करना है। मैनेजमेंट लगातार ये नोट करता आया है कि उनका बिजनेस सिर्फ ऑर्डर बुक वैल्यू से जज नहीं होता, क्योंकि इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन साइकिल आमतौर पर छोटा होता है, 8 से 16 हफ्ते, एवरेज लगभग 12 हफ्ते। फिर भी ये ट्रैक करना चाहिए कि कंपनी अपने कैश कन्वर्जन में बेहतर हो रही है या नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो ब्रह्मोस मिसाइल के रॉ मटेरियल्स बनाने से एसोसिएटेड है, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पिछले 56 इयर्स से क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता आया है। पीटीसी अपने 75% से ज्यादा प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है रिनाउंड कस्टमर्स जैसे कि रोल्स रॉयस, सीमेंस, जीई, एल्स्टॉम, मेट्सो और इमर्सन को। ये पार्ट्स क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल एप्लीकेशंस में जाते हैं। सिंपल शब्दों में, वहां जहां फेलियर का ऑप्शन ही नहीं, जैसे एयरक्राफ्ट इंजन्स, पावर प्लांट्स, डिफेंस इक्विपमेंट और हेवी इंडस्ट्रियल मशीन्स। लगभग 3/4 आउटपुट वेल नोन ग्लोबल कस्टमर्स जैसे कि रोल्स रॉयस, सीमेंस, जीई, एल्स्टॉम, मेट्सो और इमर्सन को एक्सपोर्ट होता है, जो ट्रस्ट और क्वालिटी का अच्छा सिग्नल है। कंपनी डिफेंस और हाई प्रिसिशन मशीनरी के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज बनाती है, जैसे कि अलॉय और नॉन अलॉय स्टील कास्टिंग्स। कास्टिंग का मतलब मेटल को मेल्ट करके मोल्ड में डालना ताकि डिजायर्ड शेप मिल सके। अलॉय स्टील मतलब स्टील को दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि क्रोमियम या निकल के साथ मिक्स करके उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हीट रेजिस्टेंट बनाना। नॉन अलॉय या प्लेन कार्बन स्टील सिंपलर और सस्ता होता है, जहां एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती। दूसरा है टाइटेनियम कास्टिंग्स। टाइटेनियम हल्का, बहुत स्ट्रॉन्ग और corrosion रेजिस्टेंट होता है, एरोस्पेस और डिफेंस के लिए आइडियल। तीसरा, मशीन्ड कंपोनेंट्स, पार्ट्स जिन्हें आगे कटिंग टूल सीएनसी मशीन से शेप दिया जाता है टाइट टॉलरेंसेस के लिए। इनके पास एक और सब्सिडरी एरो अलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी है, जो एरोस्पेस कंपोनेंट्स मार्केट की नीड केटर करती है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स लाने की उम्मीद है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक इनके बिजनेस मॉडल में एक बहुत यूनिक मोट है, क्योंकि ग्लोबली सिर्फ हैंडफुल ऑफ कंपनीज एरोस्पेस ग्रेड सुपर अलॉय कास्टिंग्स बनाती हैं। और अगर हम इनके Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 फाइनेंशियल्स देखें, सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस 107% बढ़कर 97.15 CR हो गई, लेकिन एक्सपेंसेस और तेजी से बढ़े 140% अप होके 88.37 CR। इस स्क्वीज ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13% घटाकर 8.78 CR पर ला दिया और ओपीएम 21.4% से 9% 1240 BPS तक कंप्रेस हो गया। ऑपरेटिंग लाइन के नीचे कुछ ऑफसेट्स और ड्रैग्स रहे। अदर इनकम लगभग 3 गुना होकर 10.57 CR हो गई, जिसने मीनिंगफुल कुशन दिया। इंटरेस्ट कॉस्ट आधी होकर 1.67 CR हो गई, क्योंकि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को डी लेवरेज किया 181 से 61 CR तक, पर डेप्रिसिएशन डबल होके 8.63 CR हो गया, जो नई एसेट्स के ऑन स्ट्रीम आने का सिग्नल है और रिपोर्टेड अर्निंग्स पर वेट डाल रहा है। नेट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू प्रिंट के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी सॉफ्टन हुई। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.5% से 5.3% तक स्लिप हुआ। कहानी क्लियर है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एलिवेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट और हायर डेप्रिसिएशन ने अर्निंग्स कन्वर्जन को म्यूट कर दिया। पीटीसी Q1 में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक हो सकती थी, लेकिन वीकनिंग एफिशिएंसी ने नेट प्रॉफिट और दूसरे पैरामीटर्स पे इंपैक्ट डाला और पीटीसी इंडस्ट्रीज कैश कन्वर्जन में भी फेल होती है, जबकि पिछले 3 सालों में इसका नेट प्रॉफिट 67% CAGR से ग्रो हुआ। उसी वक्त इसका CFO सिर्फ 5.4% CAGR से ग्रो हुआ और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 14 CR पर खड़े रहे, क्योंकि कंपनी ने इन्वेंट्रीज में हेवी इन्वेस्ट किया। कंपनी की इन्वेंट्रीज 2024 के 74 CR से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 208 CR हो गई, 181% का इंक्रीज, जो कंपनी के रेशियोज की डिटीरियोरेशन को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये 3 कंपनीज थी जिन्होंने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 100% से ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। शाले होटल्स ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई। नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने अपने सारे सेगमेंट्स के अच्छे परफॉर्म करने से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने भी अपनी स्ट्रॉन्ग कास्टिंग टेक्नोलॉजीज आईपी के साथ ग्रो किया। लेकिन हमारे पास इन बिजनेसेस की ग्रोथ स्टोरी और पेन पॉइंट्स दोनों की कंप्लीट पिक्चर भी है। आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
टेक केयर, बाय बाय।